हम बात कर रहे हैं द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान और आज बात करेंगे भारतीय राजनीति की प्रकृति और इसके निर्धारित तत्वों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय राजनीति, भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से भारत ने एक लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है जिसे संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। किंतु भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कई तत्वों से, कई चीज़ों से प्रभावित होती है। तो भारतीय राजनीति किससे और कैसे प्रभावित होती है, इसके निर्धारित तत्व क्या क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारतीय राजनीति, प्रकृति और इसके निर्धारित तत्व। कुछ बिंदुओं में भारतीय राजनीति की प्रकृति को बांटा जा सकता है। पहला है परंपरागत और आधुनिकता का समन्वय। परंपरागत और आधुनिकता का समन्वय। भारतीय जनमानस पुराने को छोड़ना नहीं चाहता और नए को अपनाता है। तो परंपरागत और आधुनिकता का समन्वय भारतीय राजनीति में दिखाई पड़ता है। दूसरा है भारतीय राजनीति में साधुता का तत्व। हम जानते हैं भारतीय दर्शन विशेष रूप से वसुधैव कुटुंबकम सहिष्णुता की धारणा पर चलता है। भारत में जितने भी मनीषी, ऋषि मुनि, प्राचीन विचारक रहे हैं, सभी ने सहिष्णुता का सिद्धांत अपनाया है, सहिष्णुता के बारे में बात कही है। महात्मा गांधी या जितने भी प्राचीन या आधुनिक विचारक हैं उन्होंने समरसता की बात की है, हमेशा एकता की बात की है। तो भारतीय राजनीति इस तत्व से अछूती नहीं है। साधुता का तत्व भारतीय राजनीति में पर्याप्त रूप से व्याप्त है। तीसरा बिंदु है सत्ता परिवर्तन की सुस्थिर पद्धति। सत्ता परिवर्तन की सुस्थिर पद्धति। क्या होगा इसका अर्थ? सत्ता परिवर्तन की सुस्थिर पद्धति का अर्थ है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जनता जब चाहे निर्वाचन के माध्यम से सत्ता को परिवर्तित करती है। ऐसा नहीं कि सरकार एक ही है, सरकारें परिवर्तित हुई है। चुनाव में हमेशा विभिन्न पार्टियों की मिलीजुली अथवा कभी इस दल की कभी उस दल की सरकार रही है। वर्षों तक हमारे यहाँ कांग्रेस का शासन रहा, अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बीच में कुछ मिलीजुली सरकारें भी थी। किंतु सत्ता के परिवर्तन का लोकतंत्र में जो नियम होता है उसी प्रकार से भारत में सत्ता परिवर्तित होती है। यानी निश्चित अवधि के पश्चात जो निर्वाचन होंगे उसके माध्यम से चुनाव होंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार से शक्ति के माध्यम से अथवा हिंसक प्रदर्शन करके सत्ता को उखाड़ फेंका जाए, जैसे कि भारत के पड़ोसी राज्यों में यदा कदा होता रहता है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सैनिक या सेना भी इतनी हावी नहीं है और पूर्णतः लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है। सिद्धांत में समाजवादी व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्धांत में समाजवादी व्यवस्था। भारत में भारतीय संविधान में भी समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है और इसकी प्रस्तावना भी समाजवाद की बात करती है। किंतु भारत में सिद्धांत में ही समाजवादी व्यवस्था देखने को मिलेगी। भारत आज़ादी के पश्चात काफ़ी समय तक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित अवश्य रहा है, किंतु हमने पूर्णतया समाजवाद नहीं लागू किया, जैसा कि सोवियत संघ और चाइना ने लागू कर रखा है। व्यवहार में पूंजीवादी अर्थतंत्र महत्वपूर्ण है। विश्व के अनेक बड़े बड़े विकसित लोकतांत्रिक देशों में जिस प्रकार से पूंजीवाद है उसी प्रकार की स्वतंत्रताएं, उसी प्रकार की अवधारणाएं, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता हमारे देश में भी विद्यमान है। अतः व्यवहार में भारत में पूंजीवादी अर्थतंत्र है, ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था अगला महत्वपूर्ण बिंदु है। पंथ निरपेक्षता
निरपेक्षता अथवा धर्मनिरपेक्षता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में इसे भी जोड़ा गया है। भारत में भारतीय संविधान के निर्माता किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म विशेष को महत्व नहीं देना चाहते थे। इतिहास से हमने सीखा कि सामाजिक समरसता अथवा धार्मिक सभी धर्मों का आदर करने पर ही जिस प्रकार से सम्राट अकबर का शासनकाल अच्छा कुशलतापूर्वक संपन्न हो सका, कुशलतापूर्वक चला, और औरंगजेब और अशोक ने जहाँ धर्म को साम्राज्य के साथ मिलाया वहाँ समाप्त हो गया। तो इतिहास से सबक लेते हुए भारत ने भी धार्मिक निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की है। धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म को अपना सकता है, मान सकता है। प्रभावशाली नेतृत्व और नेता वर्ग। प्रभावशाली नेतृत्व, भारत में सामान्य तौर पे कुछ अपवादों को छोड़ दे तो प्रभावशाली नेता और नेतृत्व वर्ग रहा है। प्रारंभ में जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इस प्रकार के कद्दावर और शक्तिशाली नेतृत्व रहे हैं, वे इसका उदाहरण है कि भारत में प्रभावशाली नेतृत्व जनमानस को समझाने में, जनमानस को लोकतंत्र की समझ देने में पर्याप्त भूमिका निभाता है। स्वस्थ दलीय व्यवस्था का अभाव, यह हमारी कमजोरी है, दलीय व्यवस्था का अभाव। भारत में स्वस्थ दलीय व्यवस्था नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में जहां स्वस्थ, या लोकतंत्र में ही जहां स्वस्थ दलीय व्यवस्था होनी चाहिए कि बुनियादी सिद्धांतों पे और राष्ट्रीय सुरक्षा पे सभी दल एक मत होने चाहिए, भारत में इसका सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। हमने संसदीय व्यवस्था पर्यटन से नहीं, दलीय पद्धति के गुण वहां से बिल्कुल कदापि नहीं सीखे। भारत में स्वस्थ दलीय व्यवस्था नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध होता है। सरकार को जहाँ अच्छे काम में आवश्यकता होती है कि विपक्ष साथ दे, वहाँ भी विपक्ष का साथ नहीं मिलता, तो स्वस्थ दलीय परंपराएं और दलीय व्यवस्था भारत में नहीं पाई जाती है। क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय प्रवृत्तियों की शक्ति में वृद्धि, अगला बिंदु इसी से रिलेटेड है, क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि। हमने देखा है कि कई बार राष्ट्रीय सरकार को पूर्ण समर्थन, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनने पर अनेक दलों से, क्षेत्रीय दलों से समझौता करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में मिलीजुली सरकार क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होती है, जो कभी भी टांग किसकी सरकार को गिरा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति भारत के लिए उपयुक्त नहीं, या भारतीय लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय दलों में, हालांकि अब वर्तमान में हमने देखा है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय दल, भारतीय जनमानस इतना समझदार होता जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों में और क्षेत्रीय मुद्दों में अंतर समझने लगा है। तो क्षेत्रीय दल क्षेत्र में ही सिकुड़ते रह गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अब मुख्य रूप से दो बड़े दल ही बचेंगे, ऐसा मानना चाहिए, किंतु यह संक्रमण काल है, अभी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बना हुआ है। मिलीजुली सरकारों का गठन और अस्तित्व की आशंकाएं हैं। प्रायः हमने देखा है कि भारत में मिलीजुली सरकारें रही है। अभी पिछले 2 कार्यकाल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आई है। उसके पहले लगभग 2-3 दशकों तक भारत में मिलीजुली सरकारें रही है, और मिलीजुली सरकारें सामान्य तौर पे कमजोर मानी जाती रही है, जो अपने गठबंधनों की तुच्छ या स्वार्थपूर्ण मांगों के सामने झुकती हुई नजर आती है। सरकार गिरने का खतरा न मोल लेते हुए सरकार कहीं भी बोल्ड या राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी निर्णय नहीं ले पाती है। मिलीजुली सरकारें भारत की राजनीति की प्रकृति अब तक रही थी। हम मानते हैं कि अब इसमें कुछ सुधार होने की संभावनाएं है। आंदोलन की राजनीति भारत में जैसा हम देख रहे हैं, अभी किसान आंदोलन जारी है, पहले जाट आंदोलन था, गुर्जर आंदोलन था, अनेक प्रकार के भारत में आंदोलन होते रहे हैं। भारत को आंदोलन की राजनीति कहा जाता है। सरकार के समक्ष दबावपूर्वक संख्या के आधार पर तोड़फोड़ करके, विरोध करके, आंदोलन करके सरकार को जैसे ये प्रकरण अपनी बात को मनवाना, यह भारत की राजनीति में हमेशा से रहा है।
भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और धन की बढ़ी हुई शक्ति तथा परिवारवाद। भारतीय राजनीति में जैसा कि हम जानते हैं लोकतंत्र है, चुनाव में खर्च की सीमाएं भी निर्धारित है, किंतु एक सामान्य पद के लिए भी, अब तो गाँवों में सरपंच पद के लिए भी चुनाव लड़ना हो तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। विधायकों की और सांसदों की तो बात छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में जहाँ धन बल प्रचुर मात्रा में काम में लिया जाता है वहाँ भ्रष्टाचार होगा ही, यह माना जा सकता है। और इसके अतिरिक्त कुछ परिवार विशेष केवल अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए केवल अपने और अपने ही वर्ग के लोगों को, अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीति में भी राजतंत्र को काम में लिया जा रहा है। यह भारतीय राजनीति की प्रकृति रही है। राजनीति का अपराधीकरण, बहुत सारे अपराधी चुनाव लड़ते हैं और नेता बन जाते हैं। राजनीति में धीरे धीरे इस प्रवृत्ति को कम करना होगा, क्योंकि अपराधियों के पास में भुजबल, धनबल और अनेक हथकंडे होते हैं जिससे वो जनता को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर भी मत हासिल कर सकते हैं। तो राजनीति में अपराधियों की बढ़ती हुई भूमिका भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक दल बदल, एक विशेष प्रकृति भारत में देखने को मिली कि अपने स्वार्थों के लिए कुछ नेता दल बदल कर लेते हैं। इस दल से जनता ने उन्हें जिस पार्टी के नाम पे वोट दिया है उस पार्टी को छोड़ के सामने वाली विरोधी पार्टी के खेमे में चले जाना, ये सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। जनमत का एक प्रकार से तिरस्कार है। ये प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में मिलती है। कुछ कानून भी इसके लिए बने हैं। व्यक्तिगत दल बदल अब नहीं हो सकता। कम से कम विचारधारा के आधार पर 2/3 विधायक या सांसद दल में से टूट के जाएंगे तो ही दल बदल संभव है, किंतु फिर भी दल बदल की प्रवृत्ति जो है वो भारत में स्वार्थ को बढ़ावा देती है। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की निर्धारक तत्वों की। भारतीय राजनीति की प्रकृति के बारे में पढ़ा, निर्धारक तत्वों के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान, सबसे पहले भारतीय राजनीति भारतीय संविधान से झलकती है। भारत का संविधान जिस प्रकार का है भारतीय राजनीति उस प्रकार की रहेगी। लोकतंत्रीय संसदीय लोकतंत्र की हमने संविधान में व्यवस्था की है और संसदीय लोकतंत्र को भारत में अपनाया गया है। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में जहां हमने देखा है कि जिन बातों पर एकमतता है उसे प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। जो हमारे आदर्श हैं उन्हें भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है। हम भारत के 2 बुनियादी आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणा के बारे में संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। उससे भारत का संविधान बना है। भारतीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था उससे निर्मित हुई है, उसी से बनेगी, उसी से चलेगी, ऐसा माना जाता है। ब्रिटिश विरासत, भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्वों में ब्रिटिश विरासत महत्वपूर्ण है। हमने एक प्रकार से कहें तो पूरा लोकतंत्र भी ब्रिटेन से कॉपी किया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाई है। तो भारत में जो ब्रिटिश परंपराएं, प्रथाएं रही है उनके शासनकाल में, वो सब हमने 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम तो लगभग हमने भारतीय संविधान में मूलतः है यूं का यूं ब्रिटेन का ले लिया है। एकीकरण की समस्या, भारतीय राजनीति में विविधता और एकता को केंद्र में मानना आवश्यक था। अभी भी भाषा के आधार पे, वर्ग धर्म के आधार पे राज्यों की समानता असमानता की विभिन्न स्थानों की मांग होती रही है, चलती रही है, किंतु धीरे धीरे एकीकरण में भारत एकीकरण के दौर में सभी को मानने में लगभग सक्षम होता जा रहा है। समायोजन और सहमति का सिद्धांत, भारतीय संविधान निर्माण में एक खास बात थी। जिन मुद्दों पे कुछ लोग अपना विरोधी मंतव्य रखते थे वहाँ बहुमत के आधार पर फैसला नहीं लिया, समझा के जो विपक्षी थे, विरोधी थे, उन्हें समझाया। जब सभी का मत एक हो गया तब समायोजन के सिद्धांत के आधार पर स्वीकृति का सिद्धांत बना। ये महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान में ही मिलती है। आधुनिकीकरण, भारतीय राजनीति में धीरे धीरे राष्ट्रीय हित की हम बात करने लगे हैं और अनेक मुद्दों पर हमने आधुनिकीकरण किया है अपना। भारतीय संविधान धीरे धीरे कहें तो आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख होता जा रहा है। धीरे धीरे भारत में लोगों की सोच परिवर्तित हुई है। आज ऐसा नहीं मानते हैं लोग कि एक वर्ग विशेष के लोग ही सत्ता में आने के अधिकारी हैं या वही राजनीति में आ सकते हैं, वही नेतृत्व कर सकते हैं। सामान्य जनता जनमानस जान चुका है कि लोकतंत्र में मत का महत्व क्या है। तो
धीरे धीरे विचार परिवर्तित होते जा रहे हैं, आधुनिकीकरण है। धर्म, भारत में धर्म ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यंत प्रभावित किया है। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के निर्माण के उपरांत भी देश में सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्मों के अलावा इस्लाम के अनुयायी विद्यमान है। तो नई राजनीतिक व्यवस्था में इन सबको साथ लेकर चलना आवश्यक है। जाति, जैसा धर्म है उसी प्रकार से जातिगत विभेद भी बहुत ज़्यादा है। तो जाति के आधार पर भी अनेक समस्याएं यदा कदा उत्पन्न होती रही है और राजनीतिक व्यवस्था को इनसे सही तरीके से सामंजस्य बनाते हुए निपटना आवश्यक है। क्षेत्रीयता, क्षेत्रवाद का विवाद और भाषा का विवाद, क्षेत्रीयता और भाषा ये दो समस्याएं भी रही है जो भारतीय राजनीति के निर्धारित तत्वों में मानी जा सकती है। ये भारतीय राजनीति की प्रकृति और भारतीय राजनीति के निर्धारित तत्व